आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशोलॉजी। चैप्टर हमारा है 5वां, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। सेकंड बुक का कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसका पहला पार्ट है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसके बाद जो और मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आपको वहीं से मिलेगी। एकलव्य ऑफिशियल ऐप आप हमारी जरूर डाउनलोड करें। यहाँ से आपको एमसीक्यू क्विज जो होते हैं, आपको एमसीक्यू क्विज मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप क्या है सभी सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया इसका। प्ले स्टोर में डायरेक्ट सर्च करोगे एकलव्य ऑफिशियल तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है? लास्ट वीडियो में आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से देखते हैं। देखिए, औद्योगिकरण जो होती है एक प्रक्रिया होती है। इसके तहत क्या होता है, जो उत्पादन होता है, जो चीज़ों को निर्माण होता है, वो मशीनों के द्वारा होता है, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े उद्योगों में होता है और बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इसमें क्या होता है, औद्योगिकरण में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर काम जो होता है वो मशीनें करती हैं, यानी मशीनों से बनाया जाता है प्रोडक्ट। तो इसमें मनुष्य जो होता है वो मशीनों पे ज़्यादा निर्भर हो जाता है। और लेकिन इससे क्या होता है, मशीनों से चीज़ें बनाई जाती है तो बहुत बड़े लेवल पे बनाई जाती है, यानी कि उत्पादन जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होता है, आपने उद्योग देखे होंगे, कई तरह के उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, घरेलू उद्योग के बारे में आपने पढ़ा होगा और छोटे छोटे कारखानों के बारे में पढ़ा होगा। औद्योगिकरण के तहत तो बहुत बड़े बड़े कारखानों की बात भी आ जाती है। तो एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लो मशीनों से जब कोई चीज़ हाथ से बनाई जाती है और जब कोई चीज़ मशीनों से बनाई जाती है तो क्या फ़र्क होता है। मान लो पहले एक समय ऐसा था जब कपड़े जो थे हाथ से बनाए जाते थे। जब हाथ से बनाए जाते थे तो क्या लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और काम भी क्या होता था, बहुत कम हो पाता था। लेकिन जब मशीनों से कपड़ों की सिलाई होने लगी तो टाइम क्या हुआ, कम लगने लगा और काम जो है वो ज़्यादा होने लगा। ये आप समझते हैं? अब देखिए, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने जेसीबी मशीन से खुदाई जरूर देखी होगी। जब क्या होता है कि घरों की घर बनाने के लिए मान लो कोई खुदाई का काम करना है, तो जब एक व्यक्ति मैनुअल रूप से अगर अपने फावड़े वगैरह से खुदाई करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो जेसीबी मशीन से करवाते हैं तो चंद मिनटों में या घंटों में वो काम हो जाता है और ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको मैं लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो यही होता है औद्योगिकरण में। उद्योगों के अंदर मशीनों से जब काम होता है तो टाइम भी कम लगता है और काम अच्छा भी होता है और ज़्यादा मतलब काम ज़्यादा भी हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए उत्पादन भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मनुष्य जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों पे निर्भर हो जाते हैं, उत्पादन जरूर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। भारतीय औद्योगिकरण की विशिष्टता बताइए। देखिए, भारत के औद्योगिकरण से होने वाले अनुभव जो हैं वो पश्चिम से कहीं कहीं पे समान भी है और कुछ चीज़ों में भिन्न भी है। जैसे कि देखिए, पश्चिमी देश जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो ज़्यादातर विकसित देश हैं। वहाँ पे औद्योगिकरण हमसे पहले आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग था। भारत जैसे विकासशील देशों में ये चीज़ें आई पर बाद में आनी शुरू हुई। हमसे पहले ये अपना विकास कर चुके थे। तो ऐसे में अगर हम देखें औद्योगिकरण उन देशों का, विकसित देशों का और भारत जैसे विकासशील देशों का, तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें समान भी मिल सकती हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर भी मिलेगा। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। विकसित देशों की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो जनसंख्या का हिस्सा होता है वो क्या करते हैं, लोग नौकरी करते हैं, यानी वहाँ पे नौकरी पेशा लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इसी के अपोजिट हम बात करें विकासशील देशों की, जैसे भारत जैसे देश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी जो जनसंख्या है उसका जो बड़ा हिस्सा होता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट कृषि जैसे कामों में, यानी कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं ऐसे कामों में लोग लगे होते हैं। कृषि में, पशुपालन में, पशुओं से रिलेटेड, दूध वगैरह से रिलेटेड जो काम होते हैं उनमें लोग ज़्यादा लगे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्री की या फिर विकसित देशों की, तो वहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो ज़्यादातर नौकरी पेशे वाली लोग होते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित रखे गए हैं। भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति, देखिए भारत की जो आर्थिक नीति थी उसमें
कुछ क्षेत्र सरकार के लिए रख लिए गए थे कि सरकार ही इन चीजों पे काम करेगी, कुछ क्षेत्र प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, औद्योगिकरण कुछ स्थानों पर समानता तो कुछ स्थानों पर भेदभाव भी लेकर आता है। आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे तो बहुत समानता देखने को मिलेगी, जैसे रेलगाड़ी बस में अगर आप देखोगे, रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग जाते हैं, बसों में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, लेकिन वहां पे सब साथ मिलकर जाते हैं, बैठकर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कई जगह समानता देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही बात करें हम दूसरी तरफ कारखानों में और कार्यस्थल पे जहाँ पे काम किए जाते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, वहां पे आपको भेदभाव देखने को मिलेगा, वहां पे जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा। तो औद्योगिकरण के कुछ स्थानों पर समानता भी देखने को मिलती है, तो कुछ स्थानों पर भेदभाव भी देखने को मिलता है। अब देखिए भारत के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण के बारे में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आजादी से पहले भारत के उद्योग की व्यवस्था बताओ और आजादी के बाद की बताओ। तो देखो दोनों ही मैं आपको इसी में बता दूंगा, इसी क्वेश्चन में। तो आजादी से पहले की बात करें तो रुई, जूट, कपास, रेलवे, कोयला, खनन, ऐसी जो उद्योग थे वो मुख्य थे भारत में। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो परिवहन, संचार, ऊर्जा, खनन, इन क्षेत्रों पे भी सरकार ने महत्व देना शुरू करा, भारी उद्योगों में भी महत्व देना शुरू कर दिया। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक नीति थी, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने अपना रखी थी। यानी कि आपने पढ़ा होगा पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, और आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पढ़ा होगा। तो भारत ने कुछ चीजें जो अच्छी थी वो पूंजीवाद से ले ली, कुछ चीजें समाजवाद वगैरह से ले ली, और जो सही लगा इस तरीके से एक नई आर्थिक नीति बना दी, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसके तहत क्या था भाई, भारत ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया था। आजादी से पहले के थोड़े उद्योग के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, और आजादी के बाद देखिए, आजादी से पहले जो उद्योग थे वो ज्यादातर बंदरगाह वाले शहरों पे थे। यानी जो समुद्र के किनारे की बात करें, आप मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह में देखोगे तो आपको समुद्र के किनारे आपको जो क्षेत्र थे, वो बंदरगाह वाले जो शहर थे, वहां पे ज्यादा उद्योग थे, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता साइड आप देखते हो तो। लेकिन अगर हम बात करें आजादी के बाद, तो फिर क्या हुआ, आजादी के बाद बदलाव आया। यानी अब उन क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जाने लगे जहां पे जरूरी नहीं है कि वो समुद्र के किनारे हो, अन्य क्षेत्रों में भी। जैसे कि आप देखो बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पुणे, फरीदाबाद, और भी अन्य अन्य अदर अदर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन मेन आपको बताएं, यहाँ पे भी उद्योग लगाए गए। ठीक है, तो ये आपको ये पूरा का पूरा पता हो लग गया होगा यहाँ से। तो क्वेश्चन देखिए एक ही में मैंने दोनों लगा दिए। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आया आप यहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारतीय उद्योगों में परिवर्तन के बारे में चर्चा करो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो दूंगा। एलपीजी, एलपीजी पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उस वीडियो का, और लिंक मैं आपको इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। आप ये एलपीजी वाली वीडियो को जरूर समझ लेना, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं संरक्षणवाद की नीति। संरक्षणवाद और एलपीजी और ये जो क्वेश्चन है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो संरक्षणवाद सबसे पहले समझिए। देखिए क्या था कि भारत 1947 में आजाद हो गया अंग्रेजों से। अब भारत को अपने देश की समस्याओं को सुलझाना था, यहाँ पे शासन चलाना था, उद्योगों का भी विकास करना था, कृषि का भी विकास करना था, नीति नियम बनाने थे। तो ऐसे में भारत ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने देश के जो उद्योग हैं, जो देसी उद्योग हैं, इनको बढ़ावा दें, इनको प्रोत्साहन दें। सरकार ने ऐसा सोचा। इससे क्या होगा, देश के जो उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी लाभ होगा, और वो जो लोग, जिन लोगों को रोजगार देंगे वो भी अपने ही देश के होंगे, और जो मालिक होंगे वो भी अपने ही देश के होंगे, और जो प्रॉफिट आएगा, लाभ जो होगा, वो भी अपने ही देश को मिलेगा। विदेशी जो चीजों को दूर रखेंगे हम इनसे। तो इसे बोलते हैं संरक्षणवाद की नीति। थोड़ा सा आप समझिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। संरक्षणवाद के तहत विदेश व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रतिबंध का मतलब ये मत समझ लो कि विदेश से व्यापार बिल्कुल ही नहीं करेंगे, व्यापार होता है, पर उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि ताकि आगे देखिए, देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, यानी प्रोत्साहन दिया जाता है देसी उद्योगों को। इससे क्या होता है, लोग देश में बनी हुई वस्तु को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और देश के उद्योगों को लाभ मिले। सरकार की ये मंशा होती है संरक्षणवाद के ऊपर। और प्रतिबंध कैसे लगाए जाते हैं, प्रतिबंध समझिए। देखिए क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जो बाहर से विदेशी कंपनियों की जो आने वाली चीजें होती है उस पर कई तरह के टैक्स लगा देती है, भारी भारी शुल्क, टैक्स। जिससे कि उन चीजों का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस जाहिर सी बात है जनता तक पहुंचेगा तो बढ़ के ही मिलेगा।
तो लोग क्या होते हैं फिर इन चीज़ों से कतराते हैं और वो कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं जो सस्ती मिले और जो देश में की बनी हो, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, संरक्षणवाद की नीति अपनाई जाती है जिससे कि देश के उद्योगों को फायदा हो, देश के लोगों को फायदा हो और ऐसा रोजगार भी ज़्यादा मिले। इससे फायदा जरूर होता है लेकिन इससे एक भयंकर नुकसान भी होता है। क्या होता है भाई, आप देखो विकसित देश जो है उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा डेवलप है, उनके वहां पे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं बहुत ही ज्यादा बेहतर क्वालिटी के होंगे। लेकिन अगर विकासशील देशों में बनने वाली चीजें देखेंगे हम, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होगी, उनके पास मशीनें उतनी अच्छी नहीं होगी। तो देश के जो लोग हैं वो देशी उद्योगों को बढ़ावा तो दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बनाई जाने वाली चीजें गुणवत्ता में उतनी अच्छी नहीं होंगी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम उसकी तुलना करें तो वो चीजें उतनी ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है उतने ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे में क्या था कि देश कहीं ना कहीं पिछड़ने लगा था। संरक्षणवाद की नीति से हमें कुछ लाभ जरूर हुआ लेकिन लंबे समय में देखें, जब वैश्वीकरण का दौर आ गया, जब पूरी दुनिया में खूब विदेश व्यापार होने लगा, इस देश का प्रोडक्ट उस देश में बिक रहा है, उस देश का इधर बिक रहा है और मल्टीनेशनल कंपनियां एमएनसी वगैरह खूब आ गई हैं, जहां एक तरफ दुनिया मतलब व्यापार करके इतनी आगे बढ़ रही है, वहां पे भारत संरक्षणवाद की नीति को अपनाकर कहीं ना कहीं पीछे जा रहा था। तो ऐसे में जरूरत थी बदलाव की, तो 1991 के आसपास नई आर्थिक नीति जो लाई गई उसमें बदलाव किए गए और वो एलपीजी जो है वही आर्थिक नीति को एलपीजी के रूप में हम देखेंगे। और एलपीजी वाला वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, जब आप संरक्षणवाद समझ गए हैं तो आपको एलपीजी भी अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको ये वाला टॉपिक कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नोट्स पढ़ने हैं विभिन्न सब्जेक्ट के तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए eklavyastudypoint.com, गूगल पे आपको सर्च करना है, इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, इसको क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करोगे तो ये 3 लाइनें आएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 12th लिखा आ जाएगा। 12th पे जाओगे तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे, सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो वहाँ पे जाके क्लिक करके नोट्स पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।